स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृश्य टीचिंग एकेडमी में। हम लेकर आ गए हैं CDP की एक और शानदार प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? दोस्तों, स्किनर का है, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है या वाटसन का है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, स्किनर का। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? हमेशा के लिए अपनी दोस्त की स्किन को टच करके व्यवहार और अनुभव आपका बेस्ट होता है, यानी बेस्ट तरीका है। अपने दोस्त की स्किन को टच कीजिए, व्यवहार और अनुभव को हमेशा के लिए याद रख लीजिए। स्किनर ने कहा था व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अगला प्रश्न देख लीजिए। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या वाटसन का? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ये कथन है मैकडूगल का। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? जो भी आपका दोस्त दुगला होता है, यानी दोगला, वो उसका ना तो आचरण अच्छा होता है ना ही व्यवहार अच्छा होता है। दोस्तों, दोगले दोस्त का आचरण और व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप इसको इस तरह से याद रख लीजिए। अगला देख लीजिए। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन भी पर भी ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, जेवी वॉटसन ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, टाइडमैन ने कहा है या फ्राइड ने कहा है? दोस्तों, जो महिलाएं या जो लड़कियां किचन में काम करती हैं, अगर वो अपने अचेतन मन में घूम ज़्यादा ध्यान नहीं देती, यानी सबकॉन्शियस माइंड में काम करती हैं, तो वो फ्राई हो जाती हैं। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि किचन में वो जब भी वो कुछ फ्राई कर रही होती हैं, अगर उन्होंने खुद पर ध्यान नहीं दिया तो वो भी फ्राई हो जाएंगी। अगला देख लेते हैं। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? पहला है गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, गनेन्द्रिय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अव्यक्त अवस्था। दोस्तों, आप सुपर ईगो यानी उस बच्चे के अंदर ईगो है या नहीं, या किस अवस्था में होगा, आप व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता, यानी अव्यक्त अवस्था में होता है। अगला है दोस्तों, अब तो आपने टेलर देख लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, हम फालतू की बातों में आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 30-30 प्रश्न लाकर एक एक घंटे की क्लास चलाते हैं यूट्यूब पर, और प्रैक्टिस के नाम पर आपका 1 घंटा बर्बाद करते हैं। हम आपका कभी भी 30 प्रश्नों के लिए 1 घंटा बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न देख लीजिए। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा? श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में या मंद बुद्धि में? दोस्तों, 90 से लेकर के 110 तक की बुद्धि श्रेष्ठ नहीं बल्कि सामान्य बुद्धि होती है, और इससे ऊपर की बुद्धि को हम श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं। इसके नीचे की को मंद। आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। और दोस्तों, सबसे अधिक बुद्धि में आएगी यानी सबसे श्रेष्ठ बुद्धि, तो जो भी ऑप्शन में सबसे अधिक बुद्धि दे रखी होगी वो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि होती है। अगला है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है? दोस्तों, स्वादिगम मॉडल, विभेदित निर्देशन, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण? दोस्तों, आप जान लीजिए, आप अगर किसी चीज़ से परेशान हैं तो आपकी सहायता कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही अपनी सहायता करनी होगी। आज के समय में दोस्तों, आपको अपनी खुद की सहायता करनी है, यानी स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या संवेदी पेशी अवस्था में? दोस्तों, इसमें बच्चा
करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? अगर आ दे रखा है तो औपचारिक होगा, और अगर आ नहीं दे रखा, खाली मूर्त होगा तो मूर्त होगा। अगला है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। यह किस विकास की किस अवस्था में है? पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में। दोस्तों, ये होता है युवावस्था में। और किशोरावस्था में भी अगर दोनों में से ऑप्शन किशोरावस्था दे रखा है तो किशोरावस्था भी सही होता है, लेकिन किशोरावस्था प्रारंभ होती है 14 वर्ष से ऊपर। अगला है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दूसरा है, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन। वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। दोस्तों, दबाव कम करने के लिए ही सेमेस्टर चलाए गए हैं। दोस्तों, सेमेस्टर होते हैं कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। आप इसको ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि पहला है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यार्पण महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, जब भी विकास की बात आएगी, वहाँ हमेशा अनुभव सबसे पहले होगा, यानी डी इसका सही जवाब है। अगला है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, पहला है, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। दोस्तों, नकारात्मक चीज है। इसका अधिकारियों के उच्च स्तर में संपर्क होना चाहिए। दोस्तों, ये भी नकारात्मक है। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, इसका सी सही जवाब है। चौथा भी चेक कर लीजिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। दोस्तों, विकास की दर में ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये प्रश्न अब तक पता नहीं कितने अनगिनत बार पूछा जा चुका है। मन का मानचित्रण संबंधित है बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। दोस्तों, मन का मानचित्रण होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पहला है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। दूसरा है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। दोस्तों, खुद आदर्श रूप का बर्ताव करेगा तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सामाजिक मूल्य सीखेंगे। अगला है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। यह समय बिताने में सहायक होगा। यह संयोगी एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। यह संयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब जब वे चाहें। दोस्तों, उन्हें पढ़ाएंगे समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। अगला है, व्यक्तिक विभिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। पहला है दोस्तों,
व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचियों और योग्यताओं को जानने के प्रयास। दोस्तों बिल्कुल सही है। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। दोस्तों ये भी सही है। उपरोक्त दोनों, यानी इसका सही जवाब दोस्तों उपरोक्त दोनों होगा। अगला है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी दोस्तों संवेदी वाला, 0 से 2 वर्ष वाला। प्रारंभिक संचालन 2 से 7 वर्ष वाला। मूर्त संचालन 7 से 11 वर्ष वाला। औपचारिक 11 से ऊपर वाला। दोस्तों अब देख लीजिए, यहाँ बच्चा तार्किक सोच रहा है, यानी मूर्त चीज़ों के बारे में, और इसका सही जवाब होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया होगा। अगला है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। पहला है, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। दोस्तों तुरंत ही उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या विल्हेम वुंट। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वुंट साहब। विल्हेम वुंट साहब इसके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? दोस्तों आज के समय में हम घर को क्या कहते हैं? होम, यानी आधुनिक तरीके से घर को होम कहते हैं। और आधुनिक मनोविज्ञान, होम, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर इसका आपको कोई और तरीका अच्छा से पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। अगली बार हम आपका वही तरीका और लोगों को बता देंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों के अंतर होता है। पहला है, प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्य का या पाठ्य वस्तु का। दोस्तों विधियों और नीतियों में उद्देश्य का अंतर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। दोस्तों प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या कोई नहीं। दोस्तों आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा जब आपका कोई आंशिक रूप से दमन करेगा। दोस्तों पूर्ण रूप से दमन करता है तो आप समझ लीजिए दोनों के बीच दरार आ जाएगी, रिश्ता नहीं चलेगा। अगर व्यवहार थोड़ा खराब कब होता है? ऊपर नीचे, जब आंशिक रूप से आपका दमन होता है। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? पहला है, गेस्टाल्टवादियों ने, रचनावादियों ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने। दोस्तों ये दी थी मनोविश्लेषणवाद ने। अगला है, एक बच्चे की बुद्धि वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। दोस्तों विकास की बात है तो विकासीय विधि होगी। अगला है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों संकुचित का मतलब होता है निश्चित, निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय पर या जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। दोस्तों संकुचित का अर्थ जब निश्चित होता है तो निश्चित स्थान पर दी जाती है। अगला है, बालकों को रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा भिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? दोस्तों बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में। दोस्तों सभी के अंदर बच्चों की शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। अगला है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। दोस्तों इसका है भावात्मक बुद्धि। दोस्तों गार्डनर 7 दिन पढ़ाने के बाद बोलते हैं मेरी भावनाओं का कोई ध्यान नहीं रखता। अगला देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को या इन सभी को।
दोस्तों, आपने ये प्रश्न अनगिनत बार पढ़ा होगा। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम होती है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्व अनुमेय होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला होगा, क्योंकि पहला कथन गलत है। विकास के प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, ये कथन गलत है। प्रत्येक अवस्था महत्वपूर्ण नहीं होती। प्रश्न नंबर 2 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला है, रॉबर्ट जे हेविंगहर्ट्स के, लॉरेंस कोहलबर्ग के, एलिजाबेथ हरलॉक के, लेव वाइगोत्स्की के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहलबर्ग के। इस प्रश्न को लंबे समय तक याद रखने का तरीका है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। अब आप उनको ऐसे याद रख लीजिए, जो वो काम करते हैं वो नैतिक सिद्धांत पर सही है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिक विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। पहला है, संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर के द्वारा, स्वभावगत प्रवृत्तियों के द्वारा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर के द्वारा, या अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिक्षमता में अंतर के द्वारा समझाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका किसके तरीके के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? पहला है, स्वभावगत प्रवृत्तियों के, व्यक्तित्व की प्रकृति के, प्राथमिक प्रतिक्रिया के, या आदत निर्माण के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आदत निर्माण के तरीके के द्वारा सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। प्रश्न नंबर 5 है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? पहला है, पॉल कोस्टावा, रॉबर्ट मैक्रे, रेमंड कैटेल, हैंस आइजेंक, गॉर्डन ऑलपोर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब आयोग ने कोई नहीं माना था, यानी ये प्रश्न गलत माना गया था, क्योंकि 1 नंबर आयोग ने सबको कॉमन दिया था। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? पहला है, MMPI, दूसरा है 16PF, तीसरा है EPPS TAT। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, MMPI। अगला प्रश्न नंबर 7 है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? पहला है, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, या पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, त्रयायामी सिद्धांत दिया था जे स्टर्नबर्ग ने। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? पहला है, जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूसरा है भाटिया बैटरी परीक्षण, तीसरा है आर्मी एल्फा परीक्षण, चौथा है ड्रॉ ए मैन परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाटिया बैटरी परीक्षण। प्रश्न नंबर 9 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? पहला है, सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम समानता। प्रश्न नंबर 10 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पहला है, पाठ्यक्रम की समृद्धि, दूसरा है उपचारात्मक अध्ययन, तीसरा है श्रेणी उन्नति, चौथा है विशेष कक्षाओं का संचालन। इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन दूसरा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक अध्यापन नहीं होता। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? पहला है क्रेटिनिज्म, दूसरा ADHD, तीसरा डिसलेक्सिया, चौथा ऑटिज्म। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, डिसलेक्सिया। ये पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसको याद रखने का तरीका है लक्स साबुन, क्योंकि लक्स साबुन देखने में लुक्स जैसा लगता है। आप इसको देख लीजिए, आपको पढ़ने में ये लुक्स लग रहा होगा, लेकिन हम इसे लक्स पढ़ते हैं। लक्स से लेक्सिया याद रख लीजिए। और पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो पढ़ने संबंधी विकार होता है डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 12 है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने में संबंधित है? पहला है तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद्व। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुसमायोजन में द्वंद्व तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है, JV गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? रीट के अंदर नहीं वाले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविधि उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, क्योंकि ए कथन गलत है। चिंतन में समानुभूति नहीं होती। प्रश्न नंबर 14 है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, दूसरा है सिकल सेल रोग, तीसरा टर्नर संलक्षण, चौथा डाउन संलक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, डाउन संलक्षण। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? पहला है तत्परता का नियम, सहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सहचर्य का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? पहला है स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, दूसरा है परिपक्वता का स्तर, तीसरा है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, चौथा है विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। अगला प्रश्न नंबर 17 है, अधिगम का अंतःदृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला है कोहलर के द्वारा, दूसरा ब्रूनर के द्वारा, तीसरा सेलिगमैन के द्वारा, चौथा एरिक्सन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जिसकी अंतःदृष्टि अच्छी होती है वो सभी समस्याओं को हल कर लेता है। अंतःदृष्टि सिद्धांत अच्छा है और समस्याएं हल हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? पहला है तार्किक क्रम का अनुसरण, दूसरा है संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, तीसरा है निष्पादन का सत्यापन, चौथा है क्रियाविधि का प्रदर्शन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, निष्पादन का सत्यापन। प्रश्न नंबर 19 है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहला है इब्राहिम मैस्लो के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा, कॉल्स रॉजर्स के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है उपलब्धि की आवश्यकता, दूसरा है चिंता, तीसरा है आकांक्षा स्तर, चौथा पुरस्कार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पुरस्कार। बाह्य अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जो बाहर की चीज़ों को देखकर आती है,
जैसे किसी को देखकर हमें उस जैसा बनने की अभिप्रेरणा, या किसी को खुश करने की अभिप्रेरणा, या कुछ पाने की अभिप्रेरणा। इस तरह की अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा होती हैं। और आंतरिक अभिप्रेरणा में बच्चा खुद से अपने मन से अपनी खुशी के लिए कोई कार्य करे, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? पहला है बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर या चिंतन स्तर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। प्रदर्शन स्तर शिक्षण के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है, डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? पहला है सूक्ष्म शिक्षण विधि, दल शिक्षण विधि, मस्तिष्क विप्लव विधि या अंतःक्रिया शिक्षण विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 23 है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? पहला है अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि है। दूसरा आवश्यकता, अंतर्निहित तथा प्रोत्साहन है। तीसरा अभिप्रेरणा, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आवश्यकता, अंतर्नोदय तथा प्रोत्साहन। अगला प्रश्न नंबर 24 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। पहला है क्रिया विधि, दूसरा नैदानिक, तीसरा विवरणात्मक, चौथा रूपांतरकारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूपांतरकारी। इस प्रश्न का सही जवाब है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है रूपांतरकारी। प्रश्न नंबर 25 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है विश्वसनीयता, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा वैधता, चौथा वस्तुनिष्ठता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल्यांकन। इसका बिल्कुल भी सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2001 में, 2005 में, 2004 में या 2008 में? एनसीएफ 2005 में। प्रश्न नंबर 27 है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? पहला है उपलब्धि, दूसरा सतत, तीसरा नैदानिक, चौथा उपचारात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, उपलब्धि। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणात्मक संबंधित नहीं है? पहला है स्कीमा, दूसरा अधिग्रहण, तीसरा आत्मसात्करण, चौथा व्यवस्थापन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिग्रहण इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे कहा जाता है। पहला है कार्योटाइप, आरएनए, एलील या ऑटोसोम्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एलील कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला है फैलिक अवस्था, दूसरा एनल अवस्था, तीसरा एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या लेटेंसी अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था सिगमंड फ्रायड की नहीं है। दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों, अगर आपको ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसके बारे में है? पहला ऑप्शन है बच्चों की जैविक वृद्धि के बारे में, बच्चों की मानसिक और सामाजिक वृद्धि के बारे में, तीसरा केवल बौद्धिक विकास के बारे में, केवल नैतिक विकास के बारे में। इस प्रश्न का सही जवाब
ऑप्शन बी है। बच्चों की मानसिक और सामाजिक वृद्धि के बारे में है। बाल विकास का अध्ययन। केवल शब्द दोनों जगह दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन नकारात्मक हैं। केवल नकारात्मक में आता है अधिकतर। प्रश्न नंबर 2 है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? पहला है 2 चरण, दूसरा 3 चरण, 4 चरण या 5 चरण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए थे। संवेदी प्रेरक ये होता है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक ये होता है 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, ये होता है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक, इसे हम औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं। ये होता है 11 से ऊपर की अवस्था के लिए। प्रश्न नंबर 3 है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD भी कहते हैं, की संकल्पना किसने दी? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा वाइगोत्स्की ने, चौथा कोहलबर्ग ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ZPD निकटस्थ विकास का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 4 है। अधिगम का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है रटकर याद करना, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा अनुभव पर आधारित शिक्षण, चौथा सजा देकर सिखाना। एक चीज समझ लीजिए, रटकर और याद करना ये दोनों शब्द नकारात्मक हैं। व्याख्यान विधि प्राथमिक स्तर पर नकारात्मक होती है और बच्चों को सजा देना ये उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों में नकारात्मक है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अनुभव पर आधारित सबसे ज्यादा सकारात्मक माना जाता है अधिगम के लिए। प्रश्न नंबर 5 है। कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, समाज आर्थिक सिद्धांत या निर्माणवाद का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, व्यवहारवाद का सिद्धांत। व्यवहारवाद दिया था JV वॉटसन ने। प्रश्न नंबर 6 है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या बताता है? पहला ऑप्शन है सभी सीखने का आधार पुनरावृत्त होता है, सीखने में रुचि का कोई महत्व नहीं होता, सकारात्मक परिणाम सीखने को मजबूत करते हैं, केवल बुद्धिमान बच्चे ही सीखते हैं। यहाँ केवल शब्द दे रखा है, तो ये नकारात्मक हो गया। और सीखने में रुचि का महत्व नहीं होता, ये भी नकारात्मक की श्रेणी में आएगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सकारात्मक परिणाम सीखने को मजबूत करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है? पहला ऑप्शन है 2 स्तरों में, 3 स्तरों में, 4 स्तरों में या 6 स्तरों में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 स्तरों में विभाजित है। कोहलबर्ग के 3 स्तर हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, तीसरा है उत्तर परंपरागत। ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। प्रश्न नंबर 8 है। निम्न में से कौन सी विशेषता बालक केंद्रित शिक्षा की है? पहला है अनुशासन पर जोर देना, शिक्षकों का आधिपत्य, बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं की ओर को ध्यान में रखना, कठोर मूल्यांकन प्रणाली। अनुशासन के लिए किया गया कार्य नकारात्मक होता है और शिक्षकों का आधिपत्य होता है शिक्षक केंद्रित, ना कि बाल केंद्रित में। और कठोर शब्द ये भी नकारात्मक होता है। एकमात्र ऑप्शन बचा जो सकारात्मक है, बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है। अधिगम सक्षमता से
प्रभावित बालक को क्या कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक, दूसरा विशेष आवश्यकता वाला बालक, तीसरा सामान्य बालक, चौथा आलसी बालक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, विशेष आवश्यकता वाला बालक। प्रश्न नंबर 10 है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किसके सिद्धांत से जुड़ा है? पहला ऑप्शन है पियाजे के, वाइगोत्स्की के, स्किनर के, ब्रूनर के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्किनर के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। प्रश्न नंबर 11 है, अधिगम कठिनाइयाँ मुख्य रूप से किसके संबंधित होती हैं? किससे संबंधित होती हैं अधिगम कठिनाइयाँ? मानसिक विकलांगता से, संवेगात्मक विकार से, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बाधा से या अनुशासन की कमी से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बाधा से। प्रश्न नंबर 12 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे जुड़ी अधिगम कठिनाई है? पहला है गणितीय गणना से संबंधित, लिखने की समस्या से संबंधित, पढ़ने में कठिनाई से संबंधित, भाषा समझने में कठिनाई से संबंधित। इसको याद रखने की हमने अपनी हर एक वीडियो में एक ट्रिक बताई है, LUX यानी लक्स साबुन। लक्स साबुन पर लक्स लिखा रहता है, LUX। आप सब लोगों ने देखा ही होगा, देखने में ये लगता है लुक्स जैसा, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं लक्स, यानी पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। और लक्स से याद रख लीजिए लेक्सिया, लेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी कठिनाई। प्रश्न नंबर 13 है, यदि कोई बच्चा अंक समझने और गणितीय गणनाएँ करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, तीसरा डिसकैलकुलिया, चौथा हाइपर एक्टिविटी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, डिसकैलकुलिया। इसको याद रखने के लिए आप सब लोगों ने कैलकुलेटर देखा ही होगा। कैलकुलेटर काम करता है गणित संबंधी क्रियाओं का, तो कैलकुलेटर से याद रख लीजिए कैलकुलिया। और कैलकुलिया काम करता है गणित का, तो गणित संबंधी कठिनाई के लिए डिसकैलकुलिया। और पढ़ने संबंधी लेक्सिया मतलब लक्ष्य, पढ़ने संबंधी से डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 14 है, डिस्ग्राफिया का तात्पर्य है? पढ़ने में कठिनाई यानी डिसलेक्सिया का उदाहरण है गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई, डिसकैलकुलिया का है लिखने में कठिनाई और भाषा समझने में कठिनाई। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, लिखने में कठिनाई। अगर हम चाहते तो एक ही प्रश्न में ये सारी चीज़ें आपको समझा देते, लेकिन MCQ में प्रश्न आँखों के सामने अधिक देर तक रहता है, इससे आपको प्रश्न लंबे समय तक याद रहता है, व्याख्याएँ आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। और इस तरह से हम समझा रहे हैं कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे। आप लोगों ने ग्राफ तो देखा ही होगा, ग्राफ के अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं और बहुत सारी लाइनों किसके अंदर आती हैं? ग्राफ के अंदर। और लाइन किसके अंदर आती हैं? लिखना प्रारंभ करते हैं लाइन से, तो लिखने संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया से। प्रश्न नंबर 15 है, अधिगम कठिनाइयों से ग्रस्त बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? पहला है रट रटने वाली विधि यानी नकारात्मक विधि होती है, पारंपरिक व्याख्यान विधि यानी नकारात्मक विधि, गतिविधि आधारित अधिगम और दंडात्मक। यहाँ आपको बड़ी आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन तीसरा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अधिगम कठिनाइयों से ग्रस्त बच्चों में देखा जा सकता है? पहला है आत्मविश्वास में कमी, दूसरा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, तीसरा लेखन और पठन में परेशानी, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है,
उपरोक्त सभी आत्मविश्वास में कमी होती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और लिखने और पढ़ने में भी परेशानी होती है। ये तीनों समस्याएं होती हैं। लक्षण है अधिगम कठिनाइयों के। प्रश्न नंबर 17 है, अधिगम कठिनाइयों से ग्रस्त बच्चों की सहायता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए। किसी भी प्रकार के बच्चे को हमें कभी भी कक्षा से नहीं निकालना है, ये नकारात्मक की श्रेणी में आता है। उसकी शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना चाहिए, उन्हें अधिक होमवर्क देना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। बच्चों को कभी भी अनदेखा भी नहीं करना है, ये भी नकारात्मक की श्रेणी में है। और बच्चों को कभी भी ज़्यादा होमवर्क नहीं देना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, उनकी शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकार ध्यान संबंधी समस्याओं से जुड़ा है? हमने ये प्रश्न लगातार इसलिए लिए हैं ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ जाएं, फिर आप कभी भी जीवन में ना भूलें। पहला डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब लिखने संबंधी विकार। दूसरा एचडी, एडीएचडी। और तीसरा है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर यानी गणितीय संबंधी विकार। और डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखने संबंधी समस्या। तो एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, एडीएचडी। ये होता है बेकार ध्यान संबंधी समस्याओं से जुड़ा। प्रश्न नंबर 19 है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण तकनीकी कौन सी होगी? डिसलेक्सिया था, आप लोगों ने मूवी देखी ही होगी तारे ज़मीन पर। उस बच्चे को उसके अंदर डिसलेक्सिया था। पहला ऑप्शन है मल्टी सेंसरी विधि। दूसरा केवल आ गया शब्द यानी नकारात्मक हो गया। समूह चर्चा, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मल्टी सेंसरी विधि। प्रश्न नंबर 20 है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? पहला आनुवंशिकता पर, दूसरा पर्यावरण पर, तीसरा शिक्षा पर, उपरोक्त सभी पर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, संज्ञानात्मक विकास आनुवंशिकता, पर्यावरण और शिक्षा और वातावरण पर भी निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 21 है, बाल्यावस्था को किसका स्वर्णिम युग कहा जाता है? पहला सामाजिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, शारीरिक विकास का, नैतिक विकास का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सामाजिक विकास का स्वर्णिम युग कहा जाता है बाल्यावस्था को। प्रश्न नंबर 22 है, विकास की कौन सी विशेषता सही नहीं है? नकारात्मक प्रश्न पूछा है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास यहाँ केवल शब्द मिल गया आपको, यानी यही ऑप्शन नकारात्मक है। बाकी के और ऑप्शन चेक कर लीजिए। विकास व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होता है, ये भी सही कथन है। विकास सामान्य से जटिल की ओर होता है, ये भी कथन सही है। बी ऑप्शन ही गलत दे रखा है, केवल शब्द आ गया तो नकारात्मक, और प्रश्न भी नकारात्मक पूछा है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 23 है, मानसिक विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? आनुवंशिकता का, शिक्षा का, समाज का या परिवार का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, आनुवंशिकता का सबसे अधिक प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 24 है, वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखने की प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? पहला है स्वतंत्र समस्या समाधान अवस्था, नज़दीकी विकास क्षेत्र अवस्था, सामाजिक सहयोग की अवस्था या व्यक्तिगत प्रयास की अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, नज़दीकी विकास क्षेत्र की अवस्था सीखने की सबसे प्रभावी अवस्था है। प्रश्न नंबर 25 है, स्कीमा
का सिद्धांत किसने दिया? पहला है कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने या ब्रूनर ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, जीन पियाजे से संबंधित है स्कीमा शब्द। प्रश्न नंबर 26 है, आंतरिक वाचन की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? पहला है जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, लेव वाइगोत्स्की ने। आंतरिक के हम जो जितने भी प्रयोग हैं हम लैब के अंदर करते हैं, यानी आंतरिक प्रयोग लैब के अंदर होते हैं। तो आंतरिक वाचन लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न नंबर 27 है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? पहला है 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम, 5 नियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 28 है, अधिगम का अर्थ है? पहला ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा है कौशल विकसित करना, चौथा है सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सभी। ज्ञान प्राप्त करना अधिगम का अर्थ होता है, व्यवहार में परिवर्तन करना भी अधिगम होता है और कौशल विकसित करना भी अधिगम का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 29 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है परीक्षा पास करना, दूसरा नैतिक शिक्षा देना, तीसरा छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, चौथा है केवल जानकारी देना। केवल शब्द यानी नकारात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। सर्वांगीण विकास सबसे ज़्यादा सकारात्मक शब्द है। परीक्षा शब्द नकारात्मक की श्रेणी में आता है जब तक परीक्षा के बारे में कोई प्रश्न ना पूछा गया हो। प्रश्न नंबर 30 है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल शब्द आ गया, व्याख्यान पहला ही नकारात्मक हो गया। छात्रों को अधिक गृह कार्य देना, ये दोबारा अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है, ये भी नकारात्मक हो गया। सहभागितापूर्ण शिक्षण अपनाना और केवल पाठ्य, ये भी नकारात्मक। इसका सही जवाब एकमात्र ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, सह सहभागितापूर्ण शिक्षण अपनाना। प्रश्न नंबर 31 है, प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है पुरस्कार और सजा, दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा, तीसरा है शिक्षक की प्रशंसा, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। प्रेरणा का मुख्य स्रोत होता है पुरस्कार और सजा, आंतरिक अभिप्रेरणा और शिक्षक की प्रशंसा। ये सारी चीज़ें प्रेरणा का मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 32 है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है स्किनर ने, दूसरा ब्रूनर ने, तीसरा जीन पियाजे ने, चौथा लेव वाइगोत्स्की ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, स्किनर ने दिया था व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास और लेव वाइगोत्स्की ने नैतिक विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 33 है, अधिगम में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? पहला है नई सीखने में सहायता करता है, अधिगम का बाधित करता है, अधिगम को बाधित करेगा, नकारात्मक चीज होगी, कोई प्रभाव नहीं डालता, केवल भी नकारात्मक शब्द। भाषा अधिगम में सहायक होता है, ये केवल आ गया तो ये नकारात्मक हो गया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, नया सीखने में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 34 है, एक प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है वह छात्रों को डरा कर रखे,
डराकर रखना नकारात्मक होता है। केवल पुस्तक ज्ञान पर निर्भर हो, ये भी नकारात्मक हो गया। और चौथे ऑप्शन में भी आपको केवल शब्द दिखाई दे रहा है। केवल एकमात्र ऑप्शन है जो सकारात्मक है। छात्रों की आवश्यकताओं को समझे और सीखने का अनुकूल वातावरण बनाए। ये सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऑप्शन है और प्रश्न भी सकारात्मक पूछा गया है। प्रश्न नंबर 35 है, पाठ्यक्रम निर्माण में किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है छात्रों की आयु और रुचि का, दूसरा सामाजिक आवश्यकताओं का, राष्ट्रीय और वैश्विक ज़रूरतों का, उपरोक्त सभी का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की आयु और उनकी रुचि का, सामाजिक आवश्यकताओं का, राष्ट्रीय और वैश्विक ज़रूरतों का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न नंबर 36 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल शब्द यानी नकारात्मक, छात्रों की त्रुटियां निकालना, सीखने में सुधार करना, सजा देना, ये भी नकारात्मक हो गया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सीखने में सुधार करना। प्रश्न नंबर 37 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल शब्द आ गया, ये नकारात्मक हो गया। और परीक्षा शब्द भी नकारात्मक। छात्रों की सतत प्रगति की समीक्षा करना, छात्रों को कठिन बनाना, ये भी नकारात्मक। चौथे में केवल शब्द दे रखा है, ये भी नकारात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, छात्रों की सतत प्रगति की समीक्षा करना। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 38 है, बालक का प्रथम विद्यालय कौन सा होता है? स्कूल, समाज, परिवार, खेल का मैदान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, परिवार प्रत्येक बालक का प्रथम विद्यालय होता है। प्रश्न नंबर 39 है, नाटक एवं भूमिका निर्वाह विधि किस शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है? पहला है अनुकरणीय शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण, गणितीय शिक्षण या व्याख्यान विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, क्रियात्मक शिक्षण। प्रश्न नंबर 40 है, अधिगम को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, केवल पुस्तकों पर निर्भर, कठोर अनुशासन, केवल व्याख्यान। यहाँ भी तीन ऑप्शन नकारात्मक हैं, मात्र एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 41 है, समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, नकारात्मक हो गया केवल शब्द से। दिव्यांग छात्रों को अलग से पढ़ाना, सभी छात्रों को समान अवसर देना, कमजोर छात्रों को अलग कक्षा में रखना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सभी छात्रों को समान अवसर देने चाहिए, ये समावेशी शिक्षा कहता है। प्रश्न नंबर 42 है, बुद्धिमत्ता बहुआयामी होती है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे का, दूसरा गार्डनर का, तीसरा स्किनर का, चौथा ब्रूनर का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, गार्डनर का कथन है, बुद्धिमत्ता बहुआयामी होती है। प्रश्न नंबर 43 है, किस शिक्षण विधि में बच्चों को प्रयोग करने का अवसर मिलता है? व्याख्यान विधि नकारात्मक होती है, अनुकरण विधि में, प्रयोगात्मक विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रयोगात्मक विधि में बच्चों को प्रयोग करने के अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 44 है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है? पहला ऑप्शन है सीखना नहीं, यहाँ सिखाना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अनुकरण और क्रियात्मक शिक्षण, दूसरा केवल पाठ है, यहाँ भी देख लीजिए केवल शब्द दे रखा है, अनुशासन नकारात्मक, केवल नकारात्मक।
ए इसका सही जवाब है। अनुकरण और क्रियात्मक शिक्षण पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 45 है। सीखने में भाषा का महत्व है। केवल भाषा विषय सहायक है। संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास सहायक है। संचार के लिए आवश्यक कोई महत्व नहीं। बी इसका सही जवाब है। संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। प्रश्न नंबर 46 है। खेल आधारित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? यह बच्चों में रुचि बनाए रखता है। यह केवल मनोरंजन के लिए है। यह केवल खेलों तक सीमित है। यह अधिगम में बाधा डालता है। 3 ऑप्शन नकारात्मक। ए इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 47 है। बच्चों को सृजनात्मक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें नए विचारों को व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। केवल पाठ्य, केवल अनुशासन, अधिक गृह कार्य, यानी तीनों नकारात्मक। ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 48 है। विकास का सिद्धांत क्या दर्शाता है? यह क्रमशः और व्यवस्थित रूप से होता है। यह अनियमित होता है। यह सभी बच्चों में समान होता है, या यह केवल पर्यावरण पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। यह क्रमशः व्यवस्थित रूप से होता है। प्रश्न नंबर 49 है। बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, वयस्कता या वृद्धावस्था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। शैशवावस्था सबसे संवेदनशील काल है, और जीन पियाजे ने भी शैशवावस्था यानी 0 से 2 वर्ष को संवेदी प्रेरक के अंदर रखा है। प्रश्न नंबर अगला है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? भाषा विकास पर, खोज आधारित अधिगम पर, सामाजिक प्रभाव पर, या अनुकरण सिद्धांत पर? ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत खोज पर आधारित है। प्रश्न नंबर अगला है। इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? पहला है वाइगॉत्स्की ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, या स्किनर ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। लेव वाइगॉत्स्की ने इसके फोल्डिंग की अवधारणा दी थी। प्रश्न नंबर अगला है। बौद्धिक विकास का सर्वोत्तम संकेत क्या होता है? पहला है रटने की क्षमता, समस्या समाधान करने की योग्यता, अनुकरण करने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। समस्या समाधान करने की योग्यता। प्रश्न नंबर अगला है। कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रयास और त्रुटि पर आधारित है? पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, स्किनर का प्रचलन अनुबंधन, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत प्रयास और त्रुटि पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है। कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने देना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला है। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का क्या अर्थ होता है? पहला है शारीरिक विकास की पूर्णता। दूसरा, भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। केवल बुद्धि का विकास। केवल सामाजिक व्यवहार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। प्रश्न नंबर अगला है। बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है? प्रश्न ऑप्शन है। यह समय की बर्बादी है। दूसरा है यह केवल मनोरंजन का साधन है। यह संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक है। यह केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। यह संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होता है। इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 60।
संवेदनशील अवधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जीन पियाजे ने, मारिया मॉन्टेसरी ने, कोहलबर्ग ने, ब्रूनर ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मारिया मॉन्टेसरी ने। यानी एक महिला थी और संवेदनशील अवधि यानी शिशु अवस्था। शिशु अवस्था बच्चा केवल अपनी माँ के पास रहता है। सबसे अधिक बच्चा शिशु अवस्था में अपनी माँ के पास रहता है, यानी महिला के पास रहता है। आप इसलिए इसे इस तरह से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको 30-30 प्रश्नों के लिए अपना 1 घंटा बर्बाद करना है तो फिर आपकी मर्जी है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।